इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन किताब का चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है खाद्य सुरक्षा। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर दो तरह का, एक जो चैप्टर के बीच में जो सवाल है वो आ गया, और दूसरा है कि चैप्टर के अंत में जो अभ्यास का प्रश्न है वो सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये अभ्यास के अलावा जो रहता है ना चैप्टर के बीच में वो सवाल है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, तो देखिए यहाँ पर, क्या खेतों में काम करके रामू को नियमित आय होती होगी? क्या इस आय से वह पर्याप्त भोजन की व्यवस्था कर पाता होगा? चर्चा करें। और इसी तरह के अन्य सवाल दिया हुआ, तो चलिए आपको बताते हैं पीडीएफ से। तो देखिए ये रहा पीडीएफ, खाद्य सुरक्षा अध्याय 8। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, नहीं, रामू को खेतों में काम करके नियमित आय नहीं होती होगी। वह लगभग 1,000 रुपये प्रति वर्ष कमाता है, यहाँ पर प्रति माह नहीं, प्रति वर्ष। इस क्षुद्र आय से वह अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था कभी नहीं कर पाता होगा, कभी नहीं। क्षुद्र मीन्स क्या होता है? बहुत ही कम। ठीक है, आगे है दूसरा सवाल। नेक्स्ट सवाल, कमला की बीमारी और उसके छोटे से बच्चे के मृत्यु का क्या कारण है? यहाँ पर है छूटा हुआ, क्या कारण है? तो देखिए वो कारण है कुपोषण। ठीक है, कुपोषण। कमला की बीमारी और उसके छोटे से बच्चे के मृत्यु का कारण कुपोषण है। जो साइंस में पढ़े होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, ये सब चाहिए, तो वो नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा? कुपोषण होगा। तीसरा सवाल है, सोनू अपनी उम्र से छोटा क्यों दिखता है? तो सोनू को कुपोषण है। ठीक है, सोनू को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स ये नहीं मिला है पर्याप्त मात्रा में। चौथा सवाल है, रामू और उसके परिवार को लंबे समय तक पर्याप्त भोजन क्यों नहीं मिल पाता? ठीक है, ऐसा क्यों है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस परिवार के लोग कमजोर पैदा होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी। तो उत्तर लिखेंगे, नियमित रोजगार न होने से पास में जरूरी पैसा के न होने के कारण रामू और उसके परिवार को लंबे समय तक पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाया। ठीक है, तो पैसा की कमी होने के कारण तो पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाया, जो जिसको पोषण कहते हैं, पोषण नहीं मिल पाया। अभाव से रामू का परिवार कुपोषण का शिकार है। इसी कुपोषण के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी इस परिवार के लोग कमजोर पैदा होते हैं। ठीक है, पांचवा सवाल है, सरला जता से ही जता नहीं, यहाँ पर जन्म लिखा हुआ है। ठीक है, तो सरला जन्म से ही कमजोर क्यों है? तो उत्तर लिखेंगे, सरला की माँ भी कुपोषण का शिकार थी। तो जो माँ है उसकी, वो कुपोषण के शिकार थी, बहुत ही कमजोर थी, तो कमजोर बच्चे को पैदा की। तो सरला की माँ भी कुपोषण का शिकार थी। कुपोषित माँ की संतान होने से ही सरला जन्म से ही कमजोर थे। ठीक है, आगे देखिए, किन चीजों की कमी के कारण कुपोषण होता है? तो उत्तर लिखेंगे, पौष्टिक भोजन जैसे दूध, घी, फल व उचित मात्रा में भोजन न मिल पाने के कारण कुपोषण होता है। ठीक है, तो उचित मात्रा में जो पोषक तत्व होते हैं ना, आपका अभी बता रहा ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, फाइबर, ये सभी जरूरी हैं। तो आगे है सातवां सवाल, कुपोषण के क्या क्या लक्षण होते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, कुपोषण के लक्षण निम्न होते हैं। तो देखिए पहला क्या है, शरीर की वृद्धि का रुक जाना, शरीर का वृद्धि रुक जाता है, खून की कमी हो जाता है, मांसपेशियां है ना ढीली या हो जाती है और सिकुड़ जाती है, और शरीर का वजन घट जाता है, यानी बहुत कम हो जाता है, हाथ पैर पतले हो जाते हैं और पेट बड़ा हो जाता है। ठीक है, और शरीर में सूजन भी होने लगता है और कमजोरी महसूस होता है। ये सब के सब है ना कुपोषण के लक्षण है। आठवां सवाल देखिए, पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अधिकतर कुपोषण से क्यों ग्रसित होती हैं? ठीक है, पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अधिकतर कुपोषण से क्यों ग्रसित होती हैं? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, महिलाएं घर का ज्यादातर काम करती हैं और दिन रात काम करती रहती हैं। ठीक है, तो उस अनुपात में उन्हें उचित पौष्टिक आहार न मिलने से वे अधिकतर कुपोषण ग्रसित हो जाते हैं। वो घर में रहती हैं, तो उन पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, तो फिर बस पौष्टिक आहार न मिलने से कुपोषण से ग्रसित हो जाती है। अगला सवाल है, कुपोषण जैसी समस्या से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शिक्षिका के साथ चर्चा कीजिए।
तो चर्चा करने की जरूरत नहीं है, हम बता रहे हैं आंसर। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, कुपोषण जैसी समस्या से निपटने के लिए सबसे जरूरी है कि हर व्यक्ति के पास उचित और सम्मानजनक काम हो। पहले तो अच्छा काम होना जरूरी है, जिसमें सैलरी इतना मिल जाए कि पौष्टिक भोजन है ना कर सके कोई व्यक्ति। उस काम से उन्हें निश्चित और नियमित आय हो, निश्चित और नियमित, जिससे वे अपने परिवार को उचित और पौष्टिक भोजन दे पाए। ठीक है, और नियमित होना चाहिए। जैसे बहुत सारे किसान होते हैं ना कि जो खेतों में मजदूर के रूप में काम करते हैं, ठीक है, तो उनको सालों भर काम नहीं मिल पाता, तो नियमित आय नहीं हुआ, तो काम तो रहना चाहिए और नियमित आय भी होना चाहिए। ठीक है, हर महीने महीने। यही कुपोषण जैसी समस्या से निपटने के लिए प्रथम शर्त है। ठीक है, आय रहेगा, पैसा रहेगा, तब ना वो सामान खरीद सकेंगे। दूसरा क्या है, द्वितीय यानी दूसरा, सरकार बिना काम या कम आय वाले लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराए। जैसे राशन के द्वारा अनाज मिलता है ना, उसी तरह यह लोगों का मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार में ना, जो लोकतंत्र में सभी लोगों को इतना भोजन मिल जाए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से जीवित रह सके और कुपोषित ना हो, तो यह उनका क्या मौलिक अधिकार है। देखिए प्रश्न 10, आप अपने पड़ोस के आंगनबाड़ी केंद्र जाकर निम्न सूचना एकत्र कर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। ठीक है, तो रिपोर्ट तैयार करना है, क्या क्या करना है। आज बच्चों एवं महिलाओं का वजन क्यों लिया जाता है, आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर पता करना है आपको। वहाँ लोग किस प्रकार का आहार लेते हैं, आंगनबाड़ी में बच्चों को किस प्रकार का खाना दिया जाता है। आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब रिपोर्ट तैयार करना है, तो खुद से करना है। तो बच्चों और महिलाओं का वजन इसलिए लिया जाता है ना, ताकि जानकारी मिल सके कि वो कुपोषण के शिकार तो नहीं ना है। ठीक है, जैसे जैसे एज होता है ना, तो हाइट और एज के अनुसार, उम्र के अनुसार महिलाओं का वजन है ना फिक्स रहता है। तो अगर उससे कम है तो बस वो कुपोषण के शिकार है। और किस प्रकार का आहार लेते हैं, तो संतुलित आहार लेते हैं। और मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है कि जो महिला है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो उनका ध्यान रखा जाए और आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इतना बता दिए। ठीक है, इसी तरह आपको लिखना है। 11वां सवाल है, अपनी शिक्षिका व अपने घर के बड़े बूढ़ों से जानकारी इकट्ठा करके अपने आसपास की ऐसी योजनाओं के बारे में पता लगाइए जिससे लोगों को रोजगार व आय की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो शिक्षिका से या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनसे पूछना है योजनाओं के बारे में, ठीक है, जो लोगों को रोजगार देती है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, बेरोजगारी का कुपोषण से सीधा सीधा संबंध होता है। बेरोजगारी यानी आय से आय से यानी पैसों से वंचित होना। जब पैसे नहीं रहेगा तो जो पौष्टिक आहार है वो कैसे खरीदेंगे। तो बिना पैसों के पौष्टिक क्या साधारण पेट भर भोजन भी नहीं जुड़ता है। यहाँ जू लिखा हुआ, तो फिर कुपोषण कुपोषण होगा ही। ठीक है, तो देखिए ये सब जो योजना है ना, तो ये रोजगार से संबंधित योजना है। ठीक है, तो सारा का सारा, तो ये सब के सब योजनाएं चलाई जा रही है लोगों को रोजगार देने के लिए। ठीक है, तो ये सब आप लिख लीजिएगा। तो देखिए लोगों को रोजगार दिलाने का दायित्व सरकार का क्यों होना चाहिए। लोगों को रोजगार दिलाने का दायित्व, जिम्मेदारी। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, और क्या क्वेश्चन, अपने संविधान में दिए गए अधिकारों और प्रावधानों को ध्यान में रखकर इसका उत्तर दें। तो उत्तर लिखेंगे, खाद्य सुरक्षा पाना लोगों का मौलिक अधिकार है। ठीक है, यह अधिकार उन्हें भारत का संविधान देता है। अतः खाद्य सुरक्षा के लिए लोगों को रोजगार दिलाने का दायित्व सरकार का है। ठीक है, आगे 14 नंबर का प्रश्न, क्या आपके घरों में भी अनाज का भंडारण किया जाता है। अगर हाँ तो इसका क्या उद्देश्य है। तो अनाज का भंडारण किया जाता है ताकि सालों भर है ना, जब तक कि अगली फसल का उत्पादन ना हो, तो बस चलता रहे। हाँ, हमारे घरों में भी अनाज का भंडारण किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि अनाज खरीदने के लिए बार बार खुदरा बाजार ना जाना पड़े और थोक में अनाज सस्ते में मिल जाता है। ठीक है, इसलिए भंडारण किया जाता है। थोक में है ना ज़्यादा खरीद लेते हैं, जो सामान का उत्पादन नहीं होता ना, तो वो लोग क्या करते हैं, थोक में खरीद लेते हैं अत्यधिक मात्रा में, तो सस्ता में मिल जाता है और बस उसको जमा करके यूज करते रहते हैं। और थोड़ा थोड़ा खरीदने से, खुदरा बाजार से थोड़ा थोड़ा खरीदने से क्या होता है, महंगा मिलता है। और किसान लोग तो
फसल उत्पादन करते हैं तो अपने लिए 1 साल का जो अनाज है वो रख लेते हैं। 15 नंबर का सवाल है, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? बफर स्टॉक, स्टॉक मतलब ज्यादा मात्रा में जो है ना जमा करना। तो बफर स्टॉक में क्या होता है ना, ये किसानों से फसलों को खरीद लेती हैं और बहुत ज्यादा जमा कर लेती है। किसान का जब फसल कटता है ना तो बहुत ज्यादा खरीद लिया और जमा कर ली, और फिर वही वहीं से आते रहता है। ठीक है। और जब मार्केट में सामान है ना कम पड़ जाता है तो बफर स्टॉक से निकाल कर बेचा जाता है, और राशन दुकानों पर बफर स्टॉक से सामान भेजा जाता है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, थोक में सस्ते में अनाज खरीदने के लिए। ये थोक में ना बहुत ज़्यादा मात्रा में सस्ता में अनाज ये खरीद लेती है किसानों का जब फसल कटता है तब। ठीक है। और फिर क्या है, जब फसल नहीं हो तो यही बफर स्टॉक देश की जनता के काम में आता है, विशेषकर गरीब व कम आय प्राप्त करने वाली जनता को। समझे? क्योंकि जो गरीब होते हैं, कम आय प्राप्त करने वाली जो जनता होती है ना, तो राशन दुकानों से चावल गेहूं लेती है, तो बफर स्टॉक से निकाल के वहां पर राशन दुकानों पर अनाज भेजा जाता है। ये हो गया। या फिर कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सुखाड़ आ गया, अकाल पड़ गया, तो फसल का उत्पादन बहुत ही कम हुआ या फिर ना हुआ कहीं कहीं, तो सामान जो है ना कि जो भी अनाज है ना वो उसका दाम बढ़ जाता है, उसकी संख्या कम होने से, मात्रा कम होने से बाजार में, तो बफर स्टॉक से निकाल करके ठीक है मार्केट में लाया जाता है। 16 नंबर का सवाल है, उचित मूल्य की दुकानों तक अनाज कैसे पहुंचता है? अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, सरकार उत्पादकों से अनाज खरीद कर बफर स्टॉक में जमा करती है। उत्पादकों यानी किसानों से गोदामों में अनाज का भंडारण करती है और उन गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाती है। ठीक है। और इसको कोल्ड स्टोरेज भी बोलते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज में जमा करती है ये सब, तो ये सब अनाज लंबे समय तक ठीक रहते हैं। 17वां सवाल है, क्या आपने कभी इस तरह की परिस्थिति देखी है? तो देखिए लिखेंगे, हाँ, राशन दुकानों में सामान न होने की परिस्थिति मैंने कई बार देखा है। तो ये चैप्टर से संबंधित है, तो चैप्टर में एक बताया गया था कि हाँ राशन की दुकानों में सामान नहीं था, तो उसी के बारे में बोला गया है कि हाँ क्या आपने कभी इस तरह की परिस्थिति देखी है? तो हाँ देखे हैं। तो देखिए 8वां सवाल, आपके विचार में क्या दुकानदार सच बोल रहा है? तो राशन दुकानों में ना राशन आता है, फिर भी कई बार है ना वो झूठ बोलते हैं और वो किसी दूसरे व्यक्ति को ना बोरा बेच देते हैं। तो देखिए नहीं, राशन दुकानदार अधिकतर झूठ ही बोलते हैं, ये सही बात है। अपने खुद का प्रॉफिट कमाने के लिए ना वो अधिकतर झूठ बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्या आपके परिवार के पास राशन कार्ड है? तो मेरे परिवार का राशन कार्ड है, और आपका आपका नहीं है और आपके परिवार का नहीं है तो लिखिएगा कि नहीं। इस राशन कार्ड से आपके परिवार में हाल में कौन कौन सी चीजें खरीदी है? तो चावल और गेहूं ही मिलता है। पहले तो चीनी और तेल भी मिलता था, राशन तेल तो नहीं मिलता है। ठीक है, दाल भी मिलता था बहुत पहले, तो ये सब तो सुविधा नहीं है, तो अब बस चावल और गेहूं। आगे है 21वां सवाल, क्या आपके परिवार को राशन की चीजें लेने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उनसे पता लगा। तो हाँ, समस्या तो है। क्या है? हाँ, राशन दुकानदार या तो सामान नहीं है कहता है, या फिर कभी कुछ राशन देता भी है तो खराब क्वालिटी का राशन को बहुत ही खराब तरीके से स्टोर किए रहता है। ठीक है, इधर उधर स्टोर किए रहता है, वहाँ पर कोई कीड़ा मकोड़ा लगा हुआ, धूल पड़ रहा है। ठीक है, बारिश का पानी चूड़ा वहीं पर रखे हुए रहता है और सड़ जाता है, और बोलता है कि यही चावले है। तो इस प्रकार से क्या है, ये सब बहुत बड़ा बड़ा समस्या है। ठीक है। 22वां सवाल, आपकी समझ से राशन की दुकानें क्यों जोड़ी है? तो उत्तर लिखेंगे, जनता को राशन उचित दर पर घर घर पहुंचाने के लिए हर मोहल्ले में राशन की दुकानें जरूरी है। तो राशन की दुकानें जरूरी किस लिए है? वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो बहुत गरीब है, ठीक है ना, वो चावल और गेहूं भी खरीद के नहीं खा सकते हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी है। बोला जा रहा है, अपने इलाके की राशन की दुकान पर जाएं और ये जानकारियां प्राप्त करें। तो राशन की दुकान तो ढेर सारा है, तो अपने नज़दीक जाना है और पता लगाना है। तो देखिए राशन की दुकान कब खुलती है? तो ऐसे तो सुबह ही खुलता है। ठीक है, पता नहीं लगता है, शाम तक 5 बजे तक रहता है। तो उत्तर लिखेंगे, राशन दुकान सुबह शाम निश्चित समय पर खुलती है।
तो आपके तरफ क्या सुबह में खुलता है तो सुबह में लिखिएगा। ठीक है। वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें बेची जाती है, तो बस मेरी तरफ तो चावल और गेहूँ मिलता है, आपके बस तरफ जो 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 सामान मिलता है वो आप लिखिएगा। वहाँ किस किस तरह के कार्डधारी आते हैं, तो कई तरह के कार्डधारी आते हैं, जैसे एपीएल एभव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो मतलब नीचे, एभव मतलब ऊपर, अंत्योदय कार्डधारी, अंत्योदय कार्ड जो जो से ना, अंत्योदय कार्ड जो धारी होते हैं तो उनको अनाज मिलता है। आगे देखिए वहाँ राशन कहाँ से आता है, तो सरकारी गोदामों से आता है राशन, सरकारी गोदाम से। आगे देखिए, क्या इन दुकानों से सभी कार्डधारियों के लिए एक समान मूल्य होता है, नहीं। तो नहीं, हर कार्डधारी के लिए ना अलग अलग मूल्य होता है। एपीएल के लिए अलग अलग, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए अलग, और अंत्योदय कार्डधारी है उनके लिए अलग। आगे है, क्या राशन की दुकान और खुले बाजार की सामग्रियों की गुणवत्ता एवं मूल्य में अंतर होता है, पता लगाइए। तो देखिए राशन की दुकान है ना, तो मूल्य तो कम होता है लेकिन गुणवत्ता क्या है ना, खुले बाजार की सामग्रियों से बहुत ही घटिया होता है। ठीक है। अगर खुले बाजार की सामग्री बहुत खराब रहेगा तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, हाँ खुले बाजार की वस्तुओं की गुणवत्ता अच्छी होती है, लेकिन क्या राशन दुकान में अधिकतर खराब गुणवत्ता के सामान ही मिलते हैं। ठीक है, अधिकतर आता भी है ना सही से, मतलब सही से बोले ना को अच्छे से स्टोर नहीं करते हैं और खराब कर देते हैं, सड़ा देते हैं। नेक्स्ट सवाल है, लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत, यानी राशन दुकानों के बारे में बोला जा रहा है, एपीएल बीपीएल अंत्योदय वृद्ध लोगों के लिए अन्नपूर्णा योजना, वृद्ध लोगों के लिए अनाज मिलता है, अन्नपूर्णा योजना द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है। अपनी शिक्षिका से इस विषय पर जानकारी एकत्रित कीजिए, ये सब विषय पर। निर्धन और गैर निर्धन के लिए चीजों का अलग अलग मूल्य रखने में क्या कोई व्यवहारिक कठिनाई हो सकती है, कारण सही समझाइए। तो व्यवहारिक कठिनाई क्या होता है ये आगे बताएंगे। तो पहले यहाँ पर क्या बता दी, एपीएल एवं पॉवर्टी लाइन, यानी जो गरीबी रेखा से ऊपर है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो गरीबी रेखा से नीचे है, ये अंत्योदय कार्ड बनता है। और वृद्धजन लोगों के लिए अन्नपूर्णा योजना चलाया जाता है, इनके द्वारा इनके द्वारा मतलब इस योजना के द्वारा उनको अनाज मिलता है। ठीक है। आगे देखिए, निर्धन और गैर निर्धन के लिए चीज़ों का अलग अलग मूल्य रखने में कोई व्यवहारिक कठिनाई हो सकती है, कारण सहित समझाइए। तो देखिए यहाँ पर, तो सामान्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड होते हैं, जबकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए बीपीएल कार्ड होते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, यह तय करना ही पहले पहले तो संभव नहीं होता है कि निर्धन कौन है और गैर निर्धन कौन है। ठीक है, तो उसमें कोई भी कार्ड बना देता है। कई बार तो समर्थ लोग भी निर्धन का कार्ड हासिल कर लेते हैं, तो ऐसा होते रहता है। जिसका बड़ा बड़ा घर भी है तो वो भी राशन कार्ड बना लेते हैं और फिर उसका लाभ लेते रहते हैं। तो वैसे दोनों श्रेणी के लिए अलग अलग चीज़ों का अलग अलग मूल्य रखने में कोई व्यवहारिक कठिनाई नहीं आनी चाहिए। तो व्यवहारिक कठिनाई तो नहीं आता, लेकिन ये दिक्कत है, जो निर्धन नहीं है वो भी आ, निर्धन कार्ड बना लेते हैं, राशन कार्ड बना लेते हैं। 24 नंबर का सवाल है, क्या आपको लगता है कि सरकार का गरीबों का स्वास्थ्य सुरक्षा कराने का यह तरीका सही है, कारण सही समझाइए। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, नहीं, राशन दुकानें सही ढंग से काम नहीं करती हैं, उन पर निगरानी रखने वाले लोग भी भ्रष्ट ही होते हैं। जो निगरानी रखते हैं ना तो उनको घूस दे दिया जाता है तो बस। ठीक है, तो फिर से उनको है ना सजा नहीं मिल पाता है, जो और जो राशन दुकान पे ना घोटाला करते हैं। अगला सवाल है, क्या ऐसा भी किया जा सकता है कि कम दामों पर खास सुरक्षा सार्वजनिक रूप से सभी लोगों को उपलब्ध कराई जाए, सभी लोगों को। इसके लाभ तथा नुकसान पर अपनी शिक्षिका के साथ चर्चा कीजिए। ठीक है। कम दामों पर खास सुरक्षा सभी लोगों को उपलब्ध कराया जाए, ये बोला गया। सभी लोगों को क्यों उपलब्ध कराएंगे, अब जो समर्थ है उनको खास सुरक्षा क्यों उपलब्ध कराएंगे, वो तो अपना ध्यान खुद रख ही सकते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, किया तो जा सकता है। इसका लाभ होगा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी उचित दर पर राशन मिलेगा। ठीक है, यानी कि अमीरों को भी राशन मिलेगा। नुकसान यह है कि समर्थ व्यापारी ज्यादा राशन सस्ते दाम पर खरीद कहीं काला बाजारी का धंधा कर राशन और महंगा न कर दे।
ठीक है, यही समस्या है। और 26 नंबर का सवाल है, क्या कुछ लोग गलत तरीकों से अपने आप को इस रेखा के नीचे प्रमाणित करने की कोशिशें करते होंगे? तो बिल्कुल करते हैं। तो लिखेंगे, ऐसा तो बहुत लोग करते हैं। हमारे गांव में तो मुखिया के परिवार में सभी लोगों के पास गरीबों को मिलने वाला लाल कार्ड है। तो ये जो मुखिया ना, तो अपने चिन्ह पहचान का है ना, सबका बनवा देता है। ठीक है, और वो सुविधा लेते रहता है। अमीर है फिर भी, समर्थ है फिर भी, गरीबों के लिए जो लाल कार्ड मिलता है ना, वो भी सब बना करके उसका लाभ उठाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले अभ्यास का प्रश्न है। तो पहला सवाल है, ऐसे कौन से लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा से सर्वाधिक ग्रस्त हो सकते हैं? ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, जिनके पास रोजगार नहीं है। पहले ये हो गया, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो वो खाने का सामान कैसे खरीदेंगे? और न ही कोई राशन कार्ड है। ठीक है, राशन कार्ड रहेगा तभी ना राशन मिलेगा। दूसरा है कि रोजगार नहीं है उनके पास। तो खेतीहर मजदूर और अनियमित मजदूरी पाने वाले श्रमिकों के साथ भी यही स्थिति है। वे भी खाद्य सुरक्षा से सर्वाधिक ग्रस्त हैं। ठीक है, जो खेतिहर मजदूर होते हैं ना, जो खेतों में काम करते हैं, तो साल भर तक है ना, सालों, ठीक है, सालों उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। फसल बोते समय और कटते समय है ना, उनको रोजगार मिलता है। और मजदूर है तो कभी मजदूरी मिला, कभी काम मिला, कभी नहीं मिला। तो ये है ना, ये सब ज़्यादा परेशान रहते हैं। ठीक है, जिनके पास रोजगार नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, और खेतिहर मजदूर और अनियमित मजदूरी वाले जो श्रमिक है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा, राशन की दुकान होना क्यों जरूरी है, समझाइए। तो उत्तर लिखेंगे, सरकार तो घर घर स्वयं जाकर सबको राशन नहीं पहुंचा सकती है। ठीक है, सही बात है, सरकार थोड़ी पहुंचाएगा। उससे भी इस काम के लिए किसी एजेंसी की जरूरत पड़ेगी। इस एजेंसी यानी संगठन बोलिए, कार्यालय बोलिए, कुछ भी बोलिए, दुकान बोलिए। तो राशन की दुकान सरकारी एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं, सरकार के लिए कार्य करते हैं। जन जन तक राशन की पहुंच होने के लिए राशन की दुकानें होना जरूरी है। तो राशन की दुकान होगा तब ना वहाँ से जो कार्डधारी है वो खरीद पाएंगे। और सरकार राशन की दुकानों के द्वारा सभी लोगों को अनाज उपलब्ध करा पाएगी। तीसरा सवाल है, लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्य उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, ठीक है, खाद्य उपलब्ध कराने के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा के लिए और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। तो बोला गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी जो राशन दुकान है, उस पर खाद, ठीक है ना, गेहूं चावल के अलावा और क्या क्या उपाय किया जा सकता है? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, उत्तर, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार तमाम लोगों को, विशेषकर बेरोजगारों को लक्षित कर, उनको लक्ष्य बनाकर उन्हें उचित रोजगार दिलाकर उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान कर सकती है। ठीक है, जो जैसा अनाज दे रहे हैं तो उसी तरह रोजगार की सुविधा भी उपलब्ध कराना चाहिए, फैक्ट्री लगाना चाहिए हर जिले में। ठीक है, ताकि इन बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। साथ ही बाजार पर नियंत्रण कर खाद्य वस्तुएं उचित दर पर आम लोगों को उपलब्ध कराने से भी यह काम हो सकता है। तो महंगाई का ना, महंगाई को सरकार को रोकना चाहिए, ताकि जो भी सामान है खाने पीने का वो ज़्यादा महंगा ना हो। और जो जिनका आय कम है या तो वो भी सामान को खरीद करके, है ना, कुपोषण से बच सके। चौथा सवाल है, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? यह सभी लोगों के लिए क्यों जरूरी है, सभी लोगों के लिए? तो उत्तर लिखेंगे, लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए जरूरी राशन मिले, इतनी क्रय शक्ति उनकी हो, या हो लिखा हो, कि वे अपने परिवार के लिए राशन खरीद सकें, बाजार से खरीद सके या राशन दुकान से खरीद सके। इसी को खाद्य सुरक्षा कहते हैं, समझे? तो लोगों को जीवन यापन करने के लिए जो 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 जरूरी राशन चाहिए ना, उनमें उसको उनमें खरीदने की क्षमता हो, पैसा हो। ठीक है, तो इसी को खाद्य सुरक्षा कहते हैं। यह सभी लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अनाज तो सब जो खाद है, खाने वाला सामान है, वो सबको जरूरी है। बिना खाद्य पदार्थ के वे जी कैसे पाएंगे? और कम खाद्य पदार्थ मिलने से वे कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। इसलिए खाद्य सुरक्षा बहुत जरूरी है। उनको खाद मिलने का एकदम गारंटी रहना चाहिए कि नहीं, हाँ, ये जो बेसिक चीज़ें, खाने पीने वाली चीज़ें उनको मिलते रहे। अगला सवाल, कुपोषण क्या है? कुपोषण से लोगों पर किस किस तरह के असर पड़ते हैं? तो देखिए, कुपोषण कहते किसको हैं?
तो देखिए शरीर को पूरी खुराक न मिल पाना ही कुपोषण है। जो भोजन के जो पूरी खुराक चाहिए ना, जिसको संतुलित आहार बोलते हैं, वो मिलना जरूरी है। तो संतुलित आहार की कमी ही क्या कहलाता है, कुपोषण कहलाता है। कुपोषण से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। पूछ रहे ना क्या असर होता है, तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। वे कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और असमय ही काल कवलित हो जाते हैं, यानी सही एज नहीं है फिर भी उनका मृत्यु हो जाता है। कुपोषित लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी कुपोषित होती जाती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कुपोषित माँ है, ठीक है, तो बच्चे कुपोषित बच्चे को जन्म देती है, तो और फिर वो कुपोषित बच्चा जब बड़ा होता है तो वो भी कुपोषित बच्चा को जन्म देता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी है ना कुपोषित होती जाती है। छठा सवाल है, आपके क्षेत्र में सरकार द्वारा लोगों को रोजगार देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? आपके विचार में इनमें से किस योजना का लाभ लोगों को सबसे अधिक हो रहा है और क्यों? ठीक है, तो रोजगार के बारे में बात करें ना, तो फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके द्वारा तालाब खुदवाया जाता है, सड़क बनाया जाता है, तो गांव के लोगों को रोजगार मिलता है। समझे? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हमारे क्षेत्र में कई गरीब लोगों को रोजगार मिल रहा है। ठीक है, ये गारंटी देता है रोजगार का। ठीक है, और बस यही है मेन, मेन के बारे में लिख दिए। सातवां सवाल है, भारत में अनाज की मात्रा पर्याप्त होने के बावजूद कई लोगों को भरपेट भोजन क्यों नहीं मिल पाता है? अनाज होने के बावजूद, क्योंकि भारत में तो खेती बहुत ज़्यादा होता है ना, तो फिर भी लोग मतलब भरपेट भोजन क्यों नहीं कर पाते हैं? अपने शब्दों में समझाइए। जब हम दूसरे देशों को अनाज बेचते हैं तो उसके लिए अनाज है, लेकिन भारत के लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं है, तो वो ऐसा क्यों है? तो उत्तर लिखेंगे, भारत में अनाज की मात्रा में तो कोई कमी नहीं है, और सरकारी गोदामों में लाखों टन अनाज सड़ते रहते हैं। ठीक है, अनाजों का सुरक्षा ठीक से नहीं हो पाता है। राशन दुकान वालों तक अच्छा अनाज पहुंचते भी हैं तो अच्छा अनाज वे बेच देते हैं, और लोगों को खराब अनाज खरीद कर देते हैं। ठीक है, खराब अनाज खरीद लिए हैं और उसको उसी को बेचते रहते हैं, बोलते हैं कि ऐसा आया ही। देखिए आठवां सवाल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? एक उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो उत्तर लिखेंगे, सरकार द्वारा राशन दुकानों के माध्यम से लोगों तक सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध करवाना सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाता है। तो राशन दुकानों के माध्यम से लोगों को जो कम कीमत पे जो अनाज मिल जाता है ना, तो इस प्रक्रिया को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। एक उदाहरण बोल रहा था, तो यहाँ पर उदाहरण है ना, अपने मन से दीजिएगा। तो लिखेंगे कि आ, मेरे घर के नज़दीक ही एक राशन दुकान है, तो वहाँ पर गेहूं और चावल बहुत ही कम कीमत पे मिलता है। ठीक है, शायद 2 रुपये प्रति किलो या फिर 3 रुपये प्रति किलो मिलता है। तो आपकी तरफ चावल और गेहूं किस दर से मिलता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वही यहाँ पर क्या करना है, उदाहरण के रूप में लिख देना है। ठीक है, और नौवां प्रश्न है, भारत में अपनाई जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किस प्रकार की समस्याएं हैं? आपके विचार में इन्हें हल करने के लिए क्या करना चाहिए? तो समस्या तो आपको बता ही दिए, ढेर सारा समस्या है। एक समस्या तो यहीं पर था ना, यहाँ पर अच्छा अनाज आता है तो बेच खाता है और फिर खराब अनाज खरीद कर देता है। एक तो समस्या यही है, समझे, ये जो घोटाला करता है। तो देखिए भारत में अपनाई जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ बड़ी समस्या है। वो क्या है, सरकार द्वारा सरकारी गोदामों से राशन दुकान तक अनाज समय पर पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, कभी बोलता है कि राशन नहीं आया, ठीक है, 5 दिन बाद भी जाते हैं तो बोलता है नहीं आया। इस तरह से क्या होता है, सरकार द्वारा सरकारी गोदामों से राशन दुकान तक अनाज समय पर पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये है, और क्या है, इस मामले में स्तर पर इस मामले में राज्य स्तर पर लोकपाल नियुक्त कर राशन दुकानों की निगरानी करवानी चाहिए। ये सब जो घोटाला करते रहते हैं तो उनको सजा भी मिलनी चाहिए, और वे सही अनाज सही लोगों को सही दर पे दे रहे हैं कि नहीं, तो ये निगरानी है ना करना चाहिए, क्योंकि लोकपाल नियुक्त करेगा ना तो निगरानी करते रहेगा घूम घूम कर। ठीक है, इस प्रकार से पूरा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।